हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका सफ़र एक दास या गुलाम से शुरू हुआ और उसकी जो परिणति हुई वो हुई शासक के रूप में। तो ये सफ़र दास से लेकर और आपके शासक तक इसकी पूरी घटनाओं का जिक्र मैं बारी बारी से करूँगा। तो उस व्यक्ति का नाम जो है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मध्यकालीन भारत में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसने ही भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की, या हम कह सकते हैं कि दास वंश की स्थापना की, या ये भी कह सकते हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत जिसका जिक्र मैंने किया, इस दिल्ली सल्तनत का इस मध्यकालीन भारत से क्या रिलेशन है, तो पहले इस पॉइंट को हम समझेंगे। तो मध्यकालीन भारत जो है ये दो भागों में डिवाइड है। एक में तो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है और दूसरा जो है वो मुगल सल्तनत का इतिहास है। तो ये जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है आपके दास वंश या गुलाम वंश। और इसी दास वंश या गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपको यहाँ से पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कौन था? ऐबक था। और ऐबक चूंकि एक गुलाम था या दास था, तो इस वंश का नाम क्या पड़ गया? दास वंश या गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ और तुर्की साम्राज्य का संस्थापक भी किसको कहा जाता है? ऐबक को। क्लियर? तो दिल्ली सल्तनत, दास वंश या गुलाम वंश का संस्थापक, या भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसको प्रारंभिक तुर्क शासक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अर्ली स्टेज के तुर्किस थे। और इसके अलावा इनको इलबारी शासक भी कहा जाता है, इलबारी वंश, या इसको मामलूक वंश भी या ममलूक वंश भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे इसमें टाइप्स हैं, ये एग्जाम में आपसे अलग अलग नामों से पूछे जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से क्लियर से समझ लीजिए, क्लियरिटी से, कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है? ऐबक को। दास वंश या गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? ऐबक को। तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? ऐबक को। या प्रारंभिक तुर्क या इलबारी या मामलूक वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? तो अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की पहले हम जीवन परिचय समझेंगे कि इसका जो जन्म हुआ था वो तुर्किस्तान में हुआ था। जन्म इसका तुर्किस्तान में हुआ था। और वहीं गजनी का निसापुर बाजार था, वहीं से मोहम्मद गोरी ने इसको खरीद लिया था और इसको क्या बना लिया था? दास बना लिया था। क्लियर? तो मोहम्मद गोरी का जो दास था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम थोड़ा पिछले लेक्चर की ओर चलते हैं और उसका कनेक्शन जो है मैं कुतुबुद्दीन ऐबक से पुनः जोड़ता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जो कि मोहम्मद गोरी से रिलेटेड था, उसमें मैंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान से उसका लगातार संघर्ष हो रहा था। उसके दो प्रमुख युद्ध हुए। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 में और तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में। तो जो 1192 का तराइन का युद्ध था, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो था वो निर्णायक रूप से हार गया था। मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और इस युद्ध में इसका सहयोग जो किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। मतलब उसके सहयोगी के रूप में उसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तराइन के युद्ध में, इसके अलावा जो गुजरात का चालुक वंश था, उसका शासक जो था भीम सेकंड, उसको पराजित करने में भी इसका योगदान रहा। तो पहले तो
क्योंकि मोहम्मद गोरी जो था, मैंने बताया था कि 1178 में वो हार गया था, क्योंकि गोरी की वो प्रथम पराजय थी। तो बाद में इसको विजय करने में इसने सहयोग दिया। इसके अलावा राजस्थान में बयाना और एमपी ग्वालियर विजय में भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड में कालिंजर, खजुराहो आदि को विजित करने में भी कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत रोल रहा। इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का बहुत ही प्रिय बन गया। और जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुई, 1206 में खोखरों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी, तो उसने अपना जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। और चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक दास था, और इस वजह से इस वंश का नाम क्या पड़ गया, दास वंश। तो आप ये पूरी कनेक्शन और पिक्चर बिल्कुल क्लियर से समझ गए होंगे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासक बना मोहम्मद गोरी के पश्चात। तो 1206 में जब ये गोरी की मृत्यु के बाद शासक बना, तो इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि ये जीवन भर युद्धों से ही उलझा रहा। जब तक मोहम्मद गोरी का साथ था उसका, क्योंकि मोहम्मद गोरी भी लगातार विजय अभियान कर रहा था या युद्ध अभियान कर रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो उसके साथ में था। और जब 1206 में जब वो शासक बना, तो जो प्रांत थे मोहम्मद गोरी के, उसको 3 लोगों में डिवाइड कर दिया गया। वो 3 लोग कौन थे? ये मोहम्मद गोरी के दास थे। तो उसमें एक तो ऐबक हैं, दूसरा ताजुद्दीन यल्दौज, और तीसरे नासिरुद्दीन कुबाचा। जैसे ऐबक इनका दास था, वैसे ये दो भी उनके अन्य दास थे। तो ऐबक को भारत का प्रांत मिला, ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी का मिला, और नासिरुद्दीन कुबाचा को सिंध और मुल्तान का क्षेत्र मिला। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, तो साम्राज्य विभाजन जो है इनके दासों के बीच में हो गया। क्योंकि ऐबक के सामने ये लोग चैलेंज प्रस्तुत कर रहे थे, और ये चाहते थे कि ऐबक जो है वो साम्राज्य का शासक न बने, तो इसने क्या किया कि इसने वैवाहिक संबंधों के बल पर अपनी स्थिति जो है वो मजबूत की। तो ताजुद्दीन यल्दौज की जो पुत्री थी, उसके साथ ऐबक ने अपनी शादी की। तो ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री के साथ ऐबक ने अपनी शादी की, और ऐबक ने अपनी बहन की शादी जो है, ऐबक की बहन की शादी किसके साथ हुई? नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ हुई। और ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी, उस समय जो बदायूं का सूबेदार था उसका नाम था इल्तुतमिश, उसके साथ शादी उसने की। यही इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बनता है। और उसके बाद चूंकि आराम शाह बहुत दिन तक शासन नहीं संभाल पाया, उसके पश्चात इल्तुतमिश शासक बना, और इल्तुतमिश ने दिल्ली साम्राज्य को अपना दिल्ली साम्राज्य का उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये स्टोरी तो मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ से आप थोड़ा अपनी जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के जो प्रमुख पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की घटनाओं का जो स्रोत है, उसके जीवन की घटनाओं का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो एक तो आपका ताजुल मासिर है। इस पुस्तक में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और इसकी रचना की थी हसन निजामी ने। इसके अलावा मिन्हाजुल सिराज, जिसकी चर्चा मैंने पिछले बार भी की थी, जो कि मोहम्मद गोरी की घटनाओं का भी जिक्र उसमें किया गया है, ठीक है। और ये पुस्तक का नाम था इनका तबकाते नासिरी। तो ये 2 स्रोत हैं जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां थी जिन पर लगातार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला इसका, चूंकि ये बहुत ही अत्यधिक दानी प्रवृत्ति का था, तो दानी प्रवृत्ति का होने के कारण इसको लाख बख्श या हातिम सेकंड की उपाधि दी जाती है।
तो दानी प्रवृत्त होने के कारण लाख बख्श या हातिम सेकंड की इसको उपाधि से विभूषित किया गया है। ये कुरान का बहुत अच्छा वाचक था, इस वजह से इसको कुरान ख्वां भी कहा जाता था। तो ये दो जो उसकी उपाधियां थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात, इसने मलिक और सिपह सालार सिर्फ इसकी पदवी इसने धारण की थी, क्योंकि ये अपने आप को मोहम्मद गोरी का दास मानता था, इस वजह से इसने कोई सुल्तान के पद को धारण नहीं किया। अब हम चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ निर्माण कार्य हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले निर्माण कार्य में इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, और ये कहाँ कराया इसने? दिल्ली में। तो ये इस्लामी स्थापत्य का जो पहला मस्जिद माना जाता है इस्लामी दृष्टिकोण का, वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसके अतिरिक्त कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ पर सेपरेट करके समझना पड़ेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने कराया? तो ये ऐबक ने कराया, और अगर पूर्ण किसने कराया? तो ये इल्तुतमिश ने कराया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अगर इसको पूर्ण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कराया? तो ये सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत की याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। और कुतुब मीनार का यूज किस लिए किया जाता था प्रारंभिक अवस्था में? तो ये अजान के लिए किया जाता था। एक क्वेश्चन कुतुब मीनार में और भी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसकी मरम्मत बाद में फिरोज तुगलक ने कराई थी। कहा यह जाता है कि इल्तुतमिश जो है इसके समय में 4 मंजिली इमारत थी, और 1 मंजिली इमारत फिरोज तुगलक के समय में गिर गई, तो कितनी बची? 3, और उसके स्थान पर फिरोज तुगलक ने 2 और मंजिलों का निर्माण करा दिया। तो टोटल वो कितनी मंजिल की हो गई? 5 मंजिल की। और इस समय कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिली इमारत है। अब इसकी एक और स्थापत्य कला बहुत ही फेमस है, और वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद थी, और इसका निर्माण अजमेर में कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसको 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। 1210 में इसकी चौगान या पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई। इस पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में पोलो के खेल का प्रचलन किसने कराया? तो पोलो खेल का प्रचलन किसने कराया? तो आप इसमें आंसर क्या लगाओगे? तुर्कों ने। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सफर था एक दास से लेकर और एक शासक तक, ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, उसके पश्चात उसका पुत्र आराम शाह शासक बनता है। लेकिन आराम शाह जैसा नाम वैसा काम, वो हमेशा आराम ही करता रहता था, और इस वजह से वो बहुत दिनों तक सत्ता नहीं संभाल सका, और उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली का शासक बना। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है वो 5 वंश पे पूरा जो इतिहास है ये 5 वंशों का है। उसका एक फार्मूला है गुल खिला तू सैलो। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्रम से है। गुल का मतलब गुलाम वंश, खिला का मतलब खिलजी वंश, तू का मतलब तुगलक वंश, और सै का मतलब सैयद वंश, और लो का मतलब लोधी वंश। तो ये 5 वंश ये क्रमानुसार हैं। इनको मैं बारी बारी से एक एक करके सारे वंशों के बारे में बताऊंगा। तो आप
वीडियो को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मेरा जो उत्साह है वो और दुगनी और चौगुनी गति से जो है वो चलता रहे और आप लोगों तक मैं अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा पाऊँ। थैंक यू।